प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उपनयन पुस्तक भारतीय राज्य व्यवस्था खंड और उसमें 5वां भाग लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। हम 5वें भाग में प्रश्न संख्या 101 से लेकर 125 तक हम इसको पूरा करेंगे। शुरू करते हैं हमारे प्रश्न संख्या 1 और आपकी उपनयन पुस्तक के प्रश्न संख्या 101 से। प्रश्न संख्या 1 है, भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका उत्तर क्या है? संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। हमारा संघ की कार्यपालिका यह चैप्टर चल रहा था, तो संघ की कार्यपालिका में हमने ये पढ़ा कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। तो उसमें प्रेसिडेंट शामिल होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट शामिल होते हैं, पीएम शामिल होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शामिल होते हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सभी लोग जो है जो संविधान का भाग 5 आर्टिकल 52 से 78 के बीच में ये संघ की कार्यपालिका में शामिल हैं। तो संघ की कार्यपालिका में जो हमारा आर्टिकल 52 है, 52 से लेकर 78 में है, 52 ये बोलता है भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे छोटा आर्टिकल है वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 52 है, जिसमें सिर्फ इतनी सी बात लिखी गई है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और इसी तरह क्या है कि 53 के अंदर ये बात लिखी गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। उसे वो किस प्रकार यूज करेगा? तो उसमें लिखा गया है कि वो इस संविधान की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए स्वयं और अधीनस्थों के माध्यम से इसका प्रयोग करेगा। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो संवैधानिक प्रधान हमने ये बात की थी, संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति, ठीक है। हालांकि संवैधानिक प्रधान होना मतलब जो हेड ऑफ स्टेट है, तो हम हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं, वो राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक प्रधान जिसको हम हेड ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट, और ये कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है, ये पीएम होता है, ठीक है। तो हेड ऑफ स्टेट हमारे राष्ट्रपति होते हैं, जिनके पास क्या होती है? नाम मात्र की शक्तियां हैं। नाम मात्र की शक्तियां हैं, या जिसे हम डी ज्यूरे बोलते हैं, ठीक है। और वास्तविक शक्तियां किसके पास हैं? वास्तविक शक्तियां जो है वो पीएम के पास रहती हैं। इसे डी फैक्टो बोलते हैं, यानी जो तथ्यतः प्रमुख जो होता है, विधित रूप से कानूनी रूप से जो प्रमुख है वो तो राष्ट्रपति है, लेकिन तथ्यतः वास्तविक प्रमुख कौन है? तो ये प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होता है। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट पीएम रहता है, संवैधानिक प्रमुख जो है हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है। यह अंतर संसदीय शासन प्रणाली की खास विशेषता है, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली हमने बात की थी कि विधायक कल जो हमारी चर्चा हुई थी, जो प्रश्न संख्या हम 76 से 100 कर रहे थे कि हमारा जो प्रणाली है हमने जो अपनाई है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर दो प्रकार की विश्व में व्यवस्थाएं हैं। एक तो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरी है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है? जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका से ही आती है और विधायिका के प्रति ही क्या होती है? उत्तरदायी होती है। जबकि अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर पाया जाता है, यानी कार्यपालिका विधायिका से पहली बात तो नहीं आती और ना ही उसके प्रति क्या होती है? लाइबल होती है, उत्तरदायी नहीं होती है। तो ये सिस्टम है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की विशेषता होती है कि उसमें दो प्रकार, एक संवैधानिक प्रमुख अलग होता है और वास्तविक प्रमुख अलग है। जबकि आप अमेरिका में देखें कि समस्त शक्तियां का जो स्रोत है, केंद्र है, वो वहां का प्रेसिडेंट एक ही होता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? वो राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। ये आर्टिकल 101 नंबर प्रश्न हमने कर लिया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 102। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह पर करता है? तो वो मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। मंत्री परिषद जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। देखिए, जब आप आर्टिकल 53 पढ़ते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें ये बात लिखी गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास रहेगी? राष्ट्रपति के पास रहेगी। जब कोई सिंगल आर्टिकल 53 पढ़ता है तो ये महसूस आपको फीलिंग होगी कि भारत में क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है कि समस्त शक्तियां राष्ट्रपति को दी रखी हैं। लेकिन आर्टिकल 53 को हमें आर्टिकल 74 से जोड़कर पढ़ना है। 74 में क्या लिखा है? आर्टिकल 74 है, उसमें लिखा है राष्ट्रपति को सलाह व सहायता हेतु क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। इस प्रकार दी गई सलाह की जांच न्यायालय नहीं कर सकता है, यानी
मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह राष्ट्रपति को माननी जरूरी होती है। तो आर्टिकल 53 को 74 से जोड़कर ही क्या है कि हमें पढ़ना है। ठीक है, इस तरह जो है हमने बात की कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था है, उसमें प्रेसिडेंट को सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, बात करते हैं 103, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया? तो ये था 42वां संविधान संशोधन, जिसमें यह कर दिया था कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्यकारी है। यह कब हुआ? 1976 में। याद रखने के लिए 40 सेकंड, 4 + 2 6 या 1976 आप इस तरह याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 1976 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में व्यापक स्तर पर बदलाव किए गए थे, बहुत बड़ी मात्रा में चेंजेस किए थे। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उस समय, पीएम थी, और उनके द्वारा जो है इसमें 42nd अमेंडमेंट द्वारा व्यापक स्तर पर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए गए, इसलिए बोला जाता है कि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए, रिकंसीडर के लिए भेजने हेतु अनुमति दी गई। हाँ, ये जरूर किया गया कि 42वां जो संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये प्रावधान कर दिया कि राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है मंत्रिपरिषद द्वारा, तो राष्ट्रपति एक बार उसको रिव्यू के लिए, रिकंसीडर के लिए भेज सकता है। लेकिन दोबारा जब रिकंसीडर कर दोबारा जब राष्ट्रपति के पास जाएगी, उस स्थिति में राष्ट्रपति को सलाह मानना बाध्यकारी रहता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 104 पर बात करें। किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को केवल एक बार पुनर्विचार, रिकंसीडर के लिए प्रेषित कर सकता है? यदि मंत्रिपरिषद अपने विचार पर टिकी रहती है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा। यह अभी हमने चर्चा की किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा? 44th। इसको याद रखने के लिए कब हुआ था? आप 4 और 4 कितने होते हैं? 8 होते हैं। यह कब हुआ था? 1978, 1978। ठीक है, याद रखने के लिए तरीका है। 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। यह व्यवस्था जनता सरकार द्वारा प्रभावी 44वें संविधान संशोधन 1978 में की गई। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कुछ अतिवादी उपबंधों में संशोधन हेतु क्या किया था? 44वां संविधान संशोधन लेके आए थे। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, वो अमेंडमेंट इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लाया गया था। जैसे उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो अतिवादी थे। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, उन्होंने क्या किया? लोकसभा का जो कार्यकाल है उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया, 5 से 6 साल कर दिया। तो ऐसे कुछ एक्सट्रीम जो स्टेप थे, उन स्टेप को 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जो जनता दल सरकार लेके आई थी, उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो उन्होंने क्या है इसमें अमेंडमेंट करके थोड़े जो अतिवादी स्टेप थे उसको संतुलन कर दिया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 105। राष्ट्रपति के पास किन्हें नियुक्त करने की शक्ति होती है? देखिए, राष्ट्रपति के, आपको पता है राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है, जो कार्यपालिका शक्ति है, उसके माध्यम से राष्ट्रपति किन किन लोगों को नियुक्त करता है? पीएम को नियुक्त करता है। पीएम की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट करता है। और पीएम कौन होता है? जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद और अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। ये कैसे करेगा? ये प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद और अन्य की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति है, कैग की नियुक्ति है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के लिए कॉलेजियम बनता है, कॉलेजियम की सिफारिश पर होती है। ठीक है, इनकी नियुक्ति में पीएम और मंत्रिपरिषद का जो रोल नहीं रहता। इनकी नियुक्ति कौन करता है? न्यायपालिका स्वयं करती है, कॉलेजियम के माध्यम से। ठीक है, राज्यों के राज्यपाल ये मंत्रिपरिषद और पीएम की सलाह पर प्रत्येक राज्य में राज्यपाल नियुक्त होते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी कॉलेजियम द्वारा इनकी सिफारिश की जाती है और अंतिम नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सिग्नेचर। यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, और राज्यों के जो लोक सेवा आयोग हैं और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, राज्यों के संयुक्त
लोक सेवा आयोग, जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होता है, यानी दो राज्य जब आपस में मिलकर ये बात करें कि एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाना चाहे तो ऐसा प्रोविजन किया गया है। तो उनके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता है। फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष सदस्य, निर्वाचन आयोग के सदस्य या मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, विभिन्न अन्य आयोग जैसे राजभाषा आयोग है, माइनॉरिटी कमीशन है, बैकवर्ड क्लास कमीशन है, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए आयोग है, शेड्यूल्ड एरिया के लिए आयोग है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इसके अलावा जो चूंकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है, वह समस्त कार्यपालिका शक्ति उसी में निहित है, अतः वही संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। ये हमने प्रश्न संख्या 105 कर लिया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 106। राष्ट्रपति को किन्हें हटाने का अधिकार होता है? अब हटा किसको, रिमूवल की बात किसको हटा सकता है राष्ट्रपति? मंत्रिपरिषद को हटा सकता है, राज्यों के राज्यपाल को हटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर पब्लिक सर्विस कमीशन के संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाता है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग जो है जैसे राजस्थान में आरपीएससी, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन इनको हटा कौन सकता है? इनको हटाना राष्ट्रपति करता है। संसद की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के न्यायाधीश या इलेक्शन कमिश्नर इनको हटा सकता है। यह शक्ति भी राष्ट्रपति की संवैधानिक प्रमुख व संघ की कार्यपालिका प्रधान होने के नाते उनको प्राप्त है। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव पावर है राष्ट्रपति को किसी की नियुक्ति करना या उसको हटाना। बात करते प्रश्न संख्या 107। राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग होता है? तो जो संसद होती है, संसद किनसे मिलकर बनी होती है? जो निम्न सदन होता है लोकसभा, जो उच्च सदन होता है राज्यसभा, और इसके साथ ही बनी होती है प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से। ठीक है, राष्ट्रपति अंग होता है संसद का। संसद बनी होती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। अब कोई भी विधेयक जब आता है वो पहले निम्न सदन या उच्च सदन उन दोनों से पास होगा। पास होने के बाद वो कहाँ जाएगा? वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर अंतिम सिग्नेचर करते हैं। इसलिए राष्ट्रपति की जो भूमिका होती है वो चेक एंड बैलेंस की होती है। क्या होती है? चेक एंड बैलेंस की होती है। ठीक है, तो संसद, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति वह अभिन्न अंग इसलिए है क्योंकि संसद द्वारा पारित प्रस्तावों को अंतिम अनुमति कौन देता है? राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक, बिल, कानून कब बनता है? देखिए, दो चीजें होती हैं। एक होता है विधेयक जिसे बिल बोलते हैं, एक होता है एक्ट या अधिनियम। जब विधेयक दोनों सदनों से पास होकर, उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट जब उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, अंतिम साइन कर देते हैं, तो वह विधेयक क्या हो जाता है? वह विधेयक कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति उस पर अंतिम हस्ताक्षर करता है, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। ठीक है, 111 के अंदर राष्ट्रपति के रेस्पॉन्स की बात है। कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जब आता है तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां रहती हैं, क्या क्या अधिकार रहते हैं कि राष्ट्रपति या तो उस पर साइन कर देता है, ठीक है, राष्ट्रपति उसको रिव्यू के लिए, रिकंसिडर के लिए भेज सकता है, राष्ट्रपति उसको अपने पास रोक कर रख सकता है। ये सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। अगर रोक कर रखता है, वो पॉकेट वीटो के माध्यम से उसको रोक कर रख सकता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 109। संसद को आहूत यानी सम्मन करने, सत्रावसान करने और लोकसभा का विघटन, डिसॉल्व करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये प्रेसिडेंट के पास होती है। और प्रेसिडेंट की ये जो शक्ति होती है ये विधायी शक्ति होती है, लेजिस्लेटिव पावर होती है। विधायी शक्ति जो है ये रहती है। ठीक है, तो ये विधायी शक्ति प्रेसिडेंट की रहेगी। यह शक्ति अनुच्छेद 85 में वर्णित है। वह अधिवेशन हेतु समय स्थान भी निर्धारित कर सकता है। हालांकि सदन के सत्र की बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन किया गया है, संसद के 2 सत्रों के बीच की दूरी 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ 3 बैठकें होती हैं। बजट सत्र होता है, आपको पता है, फिर आपका मानसून सत्र आता है, फिर शीतकालीन सत्र आता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। बात करते प्रश्न संख्या 110। संसद में विधायी विषयों तथा अन्य विषयों के संबंध में संदेश भेजने का अधिकार किसके पास है? तो ये प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, विधायी विषयों और अन्य विषयों के मामले में संसद को संदेश भेजता है प्रेसिडेंट। ऐसा संदेश राष्ट्रपति किसी भी सदन,
को भेज सकता है। अनुच्छेद 86 ये बोलता है भेजे गए संदेश पर सदन शीघ्रता से क्या करेगा, विचार करेगा। 111 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा में करता है 12 सदस्य। पहले लोकसभा के अंदर भी करता था 2 सदस्यों को, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते थे। अगर प्रेसिडेंट ये महसूस करता था कि सदन में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के सदस्य नहीं है, कम है, तो उस स्थिति में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार रखता था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन है, उस संविधान संशोधन 2019 द्वारा ये प्रोविजन हटा दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन वाला प्रोविजन नहीं है। 12 सदस्य केवल राज्यसभा में नियुक्त होते हैं, और वो किन किन फील्ड से नियुक्त होते हैं तो उसमें लिखा है कि साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा का विशेष ज्ञान रखने वाला 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ठीक है, इसमें ये है कि साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और ऐसे ही अन्य क्षेत्र जो विशेष क्षेत्र हैं, विशेष ज्ञान रखने वाले लोग हैं, जिनको उस क्षेत्र का सैद्धांतिक या व्यवहारिक अनुभव है, उन लोगों को 12 लोगों को नियुक्त किया जाता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 112 पर, राष्ट्रपति किन किन व्यक्ति व आयोगों की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता है? तो एक तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो 112 आर्टिकल है, जिसको सामान्य भाषा में हम बजट बोलते हैं, बजट को प्रस्तुत करता है। कैग की रिपोर्ट है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, ऐसे ही जो अदर जो कमीशंस हैं उन कमीशंस की रिपोर्ट है, इनको प्रस्तुत करता है। वह विधायिका के प्रति कार्यपालिका की उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है। यह क्या करता है, इन रिपोर्ट के माध्यम से जो कार्यपालिका का विधायिका के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की विशेषता है, उसको शो करता है। ये बात करते हैं प्रश्न संख्या 113, किन विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है? तो धन विधेयक, मनी बिल ऐसा है जिसको प्रस्तुत करने से पूर्व लेनी पड़ती है, 110 में ये बात की गई है। अनुच्छेद 31 क में वर्णित जो लैंड रिफॉर्म हुए थे उससे संबंधित है, में वर्णित विषय एवं राज्यों की सीमा परिवर्तन, इनसे संबंधित कोई कानून है। ऐसे विधेयकों को संसद की अनुमति मिलने के पश्चात राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं भेजते हैं। क्यों नहीं भेजते? क्योंकि उनकी पूर्व अनुमति से ही क्या है, उसको प्रस्तुत किया जाता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 114, उन 2 विधेयकों के नाम लिखिए जिन्हें राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। एक तो मनी बिल को अभी बात की, मनी बिल को आप रिव्यू के लिए नहीं भेज सकते पुनर्विचार के लिए। क्यों? आप उनकी पूर्व अनुमति से क्या है, उसको पेश किया जाता है, तो रिव्यू के लिए, रिकंसिडर के लिए भेजने का कोई तात्पर्य नहीं है। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक को भी नहीं भेज सकते। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा ये प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति देना क्या होगा, अनिवार्य होता है। ठीक है, उस पर राष्ट्रपति को सहमति देना क्या होता है, अनिवार्य ही रहता है। ठीक है, बाकी साधारण विधेयक होता है, उसको जो प्रेसिडेंट है उसको रिकंसिडर के लिए, रिव्यू के लिए भेज सकता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 115, राष्ट्रपति जेबी वीटो, जेबी मतलब पॉकेट वीटो, जो ये जेब सही है, पॉकेट में रख लेते हैं। जेबी वीटो का प्रयोग कब करता है? राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की समय सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग करता है। देखो, राष्ट्रपति के लिए कोई बाध्यकारी नहीं है कि वो अपना डिसीजन कब ले। कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आता है दोनों सदनों से पास होकर, तो ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है, राष्ट्रपति उस पर डिसीजन ले, कब ले, कोई समय सीमा तो है नहीं, तो वो पॉकेट वीटो का यूज इसमें कर सकता है। इस मामले में भारतीय राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति से अधिक शक्ति का प्रयोग करता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास विधेयक पर विचार करने हेतु 10 दिन का ही समय होता है, जबकि हम अनलिमिटेड टाइम तक पॉकेट वीटो में रख सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 116, 1986 ज्ञानी जेल सिंह द्वारा किस विषय पर जेबी वीटो का प्रयोग किया गया? ये प्रयोग किया था सबसे पहले 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में। राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी, उनके द्वारा पारित इस विधेयक द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित किए गए थे, तो इसको रोक दिया गया था। बात करते हैं प्रश्न संख्या 117, यदि संसद का सत्र न चल रहा हो और राष्ट्रपति को तुरंत किसी विषय पर विधान बनाना हो, तो उस विधान को क्या कहा जाता है? संसद का सत्र नहीं चल रहा, कोई अर्जेंसी आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई अप्रत्याशित स्थिति आ गई, आकस्मिक आपातकालीन स्थिति आ गई और कोई कानून की जरूरत है। अब क्या करें भाई?
तो उस स्थिति में संविधान का आर्टिकल 123 ये प्रोविजन रखता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, ठीक है, और अध्यादेश के माध्यम से वो कानून लेके आ सकते हैं। अब अध्यादेश के बारे में ये प्रोविजन रखा गया है। अध्यादेश क्या होगा? अध्यादेश जब संसद का सत्र आएगा, ठीक है, तो जब सत्र शुरू होगा तो उसके 6 सप्ताह के भीतर इसको पास करवाना है, ठीक है। अगर आप नहीं पास करवाते तो वो लैप्स हो जाएगा, मैक्सिमम 6 महीने तक चल सकता है, ठीक है। ये अध्यादेश के बारे में प्रोविजन किए गए हैं। अध्यादेश का मूल पर्पज यही है कि ऐसी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए जब सत्र नहीं चल रहा है और कानून की जरूरत है, तब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया है ऑर्डिनेंस लाने के लिए। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ये केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है, ठीक है। तो वो यूनियन लिस्ट के और कॉन्करेंट लिस्ट के या जो रेसिडरी पावर है वही सब्जेक्ट इसके अंतर्गत शामिल होंगे जिस पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार राज्यपाल को है। जो स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो उनका डिसीजन है, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 118, राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस किसकी सलाह पर जारी करता है? तो ये कोई स्वविवेकीय शक्तियां नहीं है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की, वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही क्या है इसको जारी करता है। अध्यादेश जारी करने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद की सलाह अनिवार्य है। यह राष्ट्रपति की कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है। अध्यादेश निष्प्रभावी कब हो जाता है? अभी हमने बात की कब हो जाता है कि आपको 6 सप्ताह के भीतर इसको पास करवाना है, ठीक है। जब सत्र शुरू हो गया और अगर आप पास नहीं करवाते हो तो वो लैप्स हो जाएगा, मैक्सिमम 6 महीने तक ये चल सकता है। साथ ही राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। हाँ, ये भी है कि मंत्रिपरिषद अगर राष्ट्रपति को यह सलाह दे तो किसी भी समय इसको वापस लिया जा सकता है, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 120, किस संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि अध्यादेश निकाला गया है वो असद्भावनापूर्ण होने का संदेह है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? ये बोला गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, जिसमें कई बार क्या होता है, कई स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया या कई बार पार्लियामेंट ने अध्यादेशों पर सरकार चला दी। अरे ये बड़ी वो चिंता का विषय कि जब अध्यादेश पर सरकार चलाया जा रहा है, इसका मतलब आप लोकतंत्र को, सदन को फेस नहीं करना चाहते और अध्यादेश पर सरकार चला रहे हैं। बिहार में ऐसा हुआ लंबे समय तक। तो एक डीसी वधवा वर्सेस बिहार स्टेट मामला है 1986 का, जिसमें ये गाइडलाइन भी दी गई कि आप अध्यादेश पर सरकार नहीं चला सकते। 1970 का कूपर केस है, उसमें भी ये बात कही गई है कि अब अध्यादेशों पर सरकार चलाना गलत है। तो ये कूपरवाद 1970 में भी न्यायालय ने कहा कि इस मामले में राष्ट्रपति पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, ठीक है। उसकी जो असद्भावना पूर्ण अगर डिसीजन होता है कि आप ये सोच रहे हैं कि अध्यादेश के माध्यम से 6 महीने में लैप्स हुआ, दोबारा अध्यादेश लेके आ गए, दोबारा लैप्स हुआ, दोबारा लेके आ गए, अगर आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब आप लोकतंत्र की मूल भावना का उल्लंघन कर रहे हो। जो जनता का शासन है उस भावना का उल्लंघन करने का प्रयास हो रहा है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 121, राष्ट्रपति किन किन स्थितियों में क्षमादान दे सकता है? देखो, क्षमादान करने की पावर भी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है, उसका प्रयोग भी वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है। लेकिन किन किन मामलों में करता है? किसी सैनिक न्यायालय द्वारा दंड हो उसको भी कर सकता है, संघीय विधि के विरुद्ध यानी केंद्रीय विधि के विरुद्ध, यूनियन विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड को कर सकता है, अपराधी की मृत्यु दंड दिए जाने की स्थिति में कर सकता है, ठीक है। मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार, उसको क्षमा करने का अधिकार मृत्यु दंड को किसके पास है? वो प्रेसिडेंट के पास है सिर्फ, ठीक है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख है। 122 नंबर प्रश्न, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आर्टिकल 53(2) बोलता है ये कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, साथ ही संघ की रक्षा बलों का सर्वोच्च आदेश भी राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। तो तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति रहता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 123, संसद की विधि के अधीन जो डिप्लोमेट होते हैं कि नियुक्ति विदेशों में कौन करता है तथा बाहर के राजनयिकों के जो आइडेंटिटी कार्ड है पत्र कौन ग्रहण करता है? तो ये प्रेसिडेंट करते हैं हमारे, क्योंकि संवैधानिक मुखिया वही है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों समझौते भी प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 124,
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट के अधीन परामर्श ले सकता है? तो ये आर्टिकल है 143। आर्टिकल 143 ये बात करता है कि प्रेसिडेंट किन विषयों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो 143 में ऐसे दो विषय बताए हैं, ठीक है, जहां पर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से विचार विमर्श कर सकता है, सलाह ले सकता है। एक, किसी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर। दूसरा, किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौते संविदा की स्थिति के अंदर। दोनों ही स्थितियों में राष्ट्रपति को दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। अब दूसरी बात, सार्वजनिक महत्व के विषय पर राष्ट्रपति को सलाह देना सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक महत्व के विषय पर सलाह देने से मना भी कर सकता है। कोई ऐसा विवादित मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट ही ना करे, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पूर्व संवैधानिक संधि समझौते को लेकर अगर सलाह मांगे राष्ट्रपति, तो सुप्रीम कोर्ट को देना अनिवार्य है, वो उसको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दोनों ही सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती। ये 143 है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 125 और आज का अंतिम प्रश्न। उन अनुच्छेदों का वर्णन कीजिए जिसमें राष्ट्रपति आपात स्थिति लागू कर सकता है। इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी का प्रोविजन कहां से लिया गया है हमने? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का। इसमें आपातकाल की बात की गई है और आपातकाल के समय मूल अधिकार जो है निष्प्रभावी हो जाएंगे। ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से लिए हैं आपातकाल? ये 1935 के अधिनियम से। 3 प्रकार की इमरजेंसी हैं। 352 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी नाम होता है उसका। 356 के तहत जिसको लगाते हैं उसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। 360 के तहत जिसको लगाते हैं उसको फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगी है देश में। 356 का बहुत बार यूज हुआ है, इसका 3 बार यूज हुआ है 352 का। संविधान के भाग जो 18 है 352 से 360 आर्टिकल हैं। आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन है। आपातकाल में राज्य जो है केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। जो हमारा संघीय ढांचा है वो एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है। तो 125 प्रश्न हमने पूरे कर लिए हैं। अब जो हमारी 6ठी क्लास होगी, 6th क्लास होगी, उसमें हम 126 से 150 प्रश्नों को देखेंगे। कक्षा को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।